नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें ये भारत की बात है में क्या है खास। आज बात करेंगे योग गुरु बाबा रामदेव की और डॉक्टरों में आर पार की। रामदेव ने फार्मा कंपनियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रामदेव कल से एलोपैथ के खिलाफ अपनी मुहिम को और आगे बढ़ाने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कल से आपके राज्य और जिले में क्या क्या छूट मिलने वाली है, कहां कहां अनलॉक होने वाला है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासी गहमागहमी की। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बर्थडे पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट न करने पर हंगामा क्यों मचा है। आइए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव की। रामदेव ने अब खाली है सौगंध कि वो मेडिकल माफिया के खिलाफ, देश में होने वाली मेडिकल लूट के खिलाफ अब प्रहार करके रहेंगे। अब बाबा रामदेव ये ठान चुके हैं कि देश में आम लोगों के साथ मेडिकल माफिया दरअसल किस तरह से लूटते हैं, उनकी जेब पर डाका डालते हैं। बाबा ने कहा बहुत दिन मैंने सब्र कर लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। कल से यानी सोमवार से बाबा इन मेडिकल माफियाओं के खिलाफ, बाबा इन लूटने वालों के खिलाफ और ज्यादा बड़ा यलगार करने जा रहे हैं। एलोपैथ के खिलाफ बाबा का और बड़ा प्रहार होगा। देखिए जरा रिपोर्ट। मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलो, इसको एलोपैथी बोलो, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और मैं अकेला सन्यासी इससे लड़ूंगा। एलोपैथी खराब है, एलोपैथी खिलवाड़ है, ऐसे बोलने का अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है। तो ये डाइवर्ट करने का काम छोड़ दे। हम समझ गए क्या है डाइवर्जन, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एलोपैथ की लूट पर रामदेव का हठयोग। इसको मेडिकल टेररिज्म बोलो, मेडिकल अनार्की बोलो, कि एक इतना बड़ा एक पूरा षड्यंत्र है। कल से एलोपैथ के खिलाफ बाबा का यलगार। जेनरिक दवाइयों के बजाय लोगों को 2 रुपए की दवाई 2000 रुपए में लोगों को दे करके और उसमें 50%, 60-70% कमीशन खाते हैं। ये सारा घोटाला बंद होना चाहिए। दवा कंपनियों की पोल खोलेंगे रामदेव। योग गुरु बाबा रामदेव और डॉक्टरों की जंग खत्म होने की जगह और बढ़ने वाली है। एक तरफ तो डॉक्टर जो एक के बाद एक बाबा पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं रामदेव हैं जिन्होंने एलोपैथ की लूट के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। योग गुरु रामदेव ने अब फार्मा कंपनियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है। बाबा रामदेव पीछे हटने को तैयार नहीं। कल से देश में फार्मा कंपनियों की लूट के खिलाफ जोरदार तरीके से हमलावर होंगे। इसको ड्रग माफिया बोलो, इसको फार्मा माफिया बोलो, इसको मेडिकल माफिया बोलो, इसको मेडिकल टेररिज्म बोलो, मेडिकल अनार्की बोलो, कि एक इतना बड़ा एक पूरा षड्यंत्र है और मैं अकेला सन्यासी इससे लड़ूंगा। बाबा रामदेव और एलोपैथ की लड़ाई न जाने कहां जाकर रुकेगी। रामदेव आयुर्वेद और योग को हथियार बनाकर एलोपैथ के नाम पर लोगों से दवा कंपनियों की लूट को देश से खत्म करने का बीड़ा उठाने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ एलोपैथ के डॉक्टर हैं जो बाबा के खिलाफ एक के बाद एक नया वार कर रहे हैं। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उनके सारे स्टेटमेंट्स को। जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट दे शुड गेट रिस्पेक्ट एंड नो वन शुड इंटरफियर इन द वर्क ऑफ द डॉक्टर्स। बाबा रामदेव या हेल्थ मिनिस्ट्री अगर कोई इस पे एक्शन नहीं लेती, इस ब्लैक प्रोटेस्ट पे, जितनी भी आरडीएस हैं सब अपना बाद में प्लान डिसाइड करेंगे कि आगे कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। वहीं अब आईएमए झारखंड की तरफ से रामदेव को नोटिस भेजा गया है, जिसमें बाबा पर अमर्यादित बयान देने और डॉक्टरों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। रामदेव से बयान पर माफी मांगने को कहा गया है और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो बाबा कल से एलोपैथ पर बड़ा प्रहार करने वाले हैं। आपको बताने जा रहे हैं बाबा आखिर क्या करने वाले हैं कल से। बाबा का प्रहार ये मैं आपको बता रहा हूं कि बाबा एलोपैथ पर कैसे हमला करेंगे। बाबा का पहला कहना यह है कि डॉक्टर दरअसल ब्रांडेड दवा ही लिखते हैं। बाबा बार बार यह कह रहे हैं कि डॉक्टर आखिर क्यों ब्रांडेड और महंगी दवाएं लिखते हैं। बाबा इस पर हमला करेंगे कल से। बाबा का दूसरा हमला यह होगा कि 40 से 50% तक डॉक्टर्स कमीशन लेते हैं दवाओं पर। बाबा का दूसरा हमला इस बात पर होगा। बाबा का तीसरा प्रहार इस बात पर होगा कि कंपनियों से महंगे गिफ्ट्स भी मिलते हैं और यही वजह है
कि आपको दरअसल महंगी दवाएं लिखी जाती हैं, आपकी जेब पर डाका डाला जाता है। बाबा का अगला प्रहार इस पर होगा, बाबा का अगला हमला होगा। मेडिकल स्टोर से भी मुनाफा कमाया जाता है, इस पर बाबा अगला हमला करने वाले हैं कि कैसे आपको एक ही मेडिकल स्टोर से दवा मिलती है और वहीं भेजा जाता है दवा लेने के लिए। साथ ही साथ बाबा हमला करेंगे, जांच लैब से भी कमीशन का खेल चलता है कि आप जो टेस्ट कराने जाते हैं वहां से भी डॉक्टर्स का क्या कमीशन बंधा होता है, बाबा इस पर भी प्रहार करेंगे। तो बाबा ने अब चारों तरफ से यलगार कर दिया है, आमने सामने होंगे और रोज एक हमला करेंगे। लैब से भी ये कमीशन डॉक्टर्स को जाता है, बाबा का ये भी हमला होगा। तो इसलिए बाबा अब ठान चुके हैं कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे, बेशक मामला कोर्ट में हो, कोर्ट में कहा गया हो कि आप डॉक्टर्स के खिलाफ मत बोलिए, बाबा डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो लूट हो रही है, बाबा का कहना है अस्पतालों से भी बाकायदा साठगांठ होती है, इस लूट पर वो हमला करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि एलोपैथ में दरअसल ये लूट होती कैसे है, इस लूट को बाबा कैसे बेनकाब करेंगे, उसका उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं कि आखिर आपकी जेब से डकैती होती कैसे है। तो ये बात हुई डॉक्टरों के कमीशन की, जिसके खिलाफ रामदेव कल से बिगुल बजाने वाले हैं। रामदेव जिस खेल की तरफ जरा इशारा कर रहे हैं उसे ध्यान से समझिए। रामदेव कह रहे हैं कमीशन खोरों के पूरे धंधे को बेनकाब करने की बात कर रहे हैं कि जितने भी कमीशन खोर हैं उनके धंधे को बेनकाब कर देंगे, यही आपको लूट रहे हैं। बाबा बार बार पूछ रहे हैं कि डॉक्टर किसी कंपनी की दवा क्यों लिखते हैं, किसी एक खास कंपनी की दवा क्यों लिखते हैं। रामदेव का सवाल है डॉक्टर महंगी ब्रांडेड दवा ही क्यों लिखते हैं, डॉक्टर दवा का आखिर वो फॉर्मूला क्यों नहीं लिख देते जिससे मरीज को यह आजादी हो कि वो पर्चा लेकर बाहर जाए और उस फॉर्मूले की जो भी दवा मिले वो दवा ले सके। क्यों किसी खास एक ब्रांड की दवा बाबा लिखते हैं जो सस्ती हो और मरीज की जेब को भी खाली ना करे, ऐसी दवा ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं लिखते हैं। आपने अस्पतालों की क्लिनिकों में तमाम एमआर को घूमते हुए देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एमआर क्या भला है। डॉक्टर के क्लिनिक में अक्सर आपको बड़े तैयार से युवा हाथ में बैग लिए दिखाई देंगे, इन्हें दरअसल एमआर कहते हैं, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये दवा कंपनियों के कर्मचारी होते हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर से उनके क्लिनिक में अक्सर मिलते हैं। एमआर कंपनी के एजेंट होते हैं जो दवाओं का प्रचार करते हैं, दवा कंपनी के एजेंट होते हैं, जिससे कि डॉक्टर मरीजों को वही दवा लिखे। लेकिन आरोप लगते हैं कि ये एमआर डॉक्टर को अपनी ही कंपनी की दवा लिखने के लिए तमाम मनमोहक डील देते हैं। इनमें मोटे मोटे कमीशन के साथ ही बड़े बड़े गिफ्ट तक शामिल होते हैं और कई बार यहां तक आरोप लग रहे हैं कि कंपनियों की तरफ से डॉक्टरों को बाकायदा विदेश यात्रा से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट में दी जाती हैं। आरोप तो यह है कि दवा कंपनियां अकेले डॉक्टर ही को ही कभी कभी दवाई की कीमत का 50% या उससे ज्यादा भी कमीशन देती है। यानी आपकी जेब से जो लूट हो रही है दवाओं के नाम पर, जो 50% ज्यादा मुनाफा लिया जा रहा है, आरोप यह है कि उन कमीशन के जरिए बाकायदा विदेश की ट्रिप होती है, उन कमीशन के जरिए बाकायदा कार्स तक गिफ्ट की जाती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि विदेश की ट्रिप और कार अगर उपहार में दी जा रही हो केवल दवा लिखने के नाम पर, तो उस दवा की असली कीमत क्या होगी और दवा आखिर कितने ज्यादा मुनाफे पर दी जा रही होगी। तो दवाइयों में मुनाफे का खेल भी समझ लीजिए। फर्ज कीजिए, अब ये बहुत खास बात और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि दरअसल होता क्या है। फर्ज कीजिए आपको बुखार आया, आप डॉक्टर के पास गए, आपको एंटीबायोटिक टैबलेट लिख दी डॉक्टर ने, लेकिन उसी टैबलेट की कीमत 20 रुपए से, एक टैबलेट की कीमत 20 रुपए से लेकर 50 रुपए या उससे ज्यादा है। ऐसे में जिस पर फायदा ज्यादा वही दवा आपको लिखी जाती है। आपको लगता है कि शायद डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवा लिखी है, बहुत महंगी दवा है, इसलिए शायद असर ज्यादा होगा। हमें यह गलतफहमी होती है कि दवा जब तक महंगी ना हो, डॉक्टर जब तक ज्यादा फीस ना ले, तब तक वो अच्छा डॉक्टर नहीं, और दवा महंगी नहीं तब तक वो अच्छी दवा नहीं। तो डॉक्टर जो दवा आपको 20 रुपए में मिल सकती है, उसके लिए आप 50 रुपए या उससे ज्यादा तक कीमत चुकाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो डाइक्लोफेनाक SR 100 mg, जो कि एक पॉपुलर पेन किलर है, 50 रुपए के करीब आती है। लेकिन अगर यही जेनरिक दवा आप लेते हैं तो सिर्फ सोचिए 50 रुपए में आती है, यही जेनरिक दवा आपको मिलेगी सिर्फ 2 रुपए में। 50 रुपए कहां आप देकर ले रहे हैं और यहां आपको जेनरिक दवा इसकी सिर्फ 2 रुपए में मिल जाएगी।
अगर कफ सिरप की बात करें, अमूमन खांसी आती है तो आप कफ सिरप लेते हैं, और अगर उसे ब्रांडेड कंपनी में आप कफ सिरप लेंगे तो 100 रुपए का या उससे ज्यादा का मिलेगा। जबकि अगर आप जेनरिक लेते हैं तो आपको सिर्फ 13 से 14 रुपए में वो सिरप मिल जाएगा। सोचिए, 5 गुने से ज्यादा दाम पर आप वो सिरप खरीद रहे हैं। जेनरिक लेकर आप सिर्फ 13 से 14 और 15 रुपए में उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बाबा रामदेव इसी लूट के खिलाफ कल से हमला करने वाले हैं। पैरासिटामोल हर घर में मौजूद होती है। अगर इसी दवा को आप ब्रांडेड कंपनी का लेते हैं तो 15 से 20 रुपए की 10 गोली मिल जाएगी। सोचिए जरा, 15-20 रुपए में आप 10 गोलियां खरीद सकते हैं। जेनरिक दवा अगर खरीदेंगे तो सिर्फ 2 से 3 रुपए में मिल जाएगी। सोचिए, सिर्फ 2 से 3 रुपए में ये 10 गोलियां आपको मिल जाएंगी। लेकिन डॉक्टर क्या लिखते हैं आपको? डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले वो 1000 रुपए फीस लेगा, पर्चा बनाएगा, और हो सकता है बाहर जो मेडिकल स्टोर हो या क्लिनिक से जुड़ा हुआ जो मेडिकल स्टोर हो, 1000 रुपए की फीस और 1500 से 2000 की दवा आपको लिख दी गई। सोचिए, एक बार इलाज कराने जाना 2 से 2500 रुपए आपके कहां गए आपको नहीं पता। यह तो सिर्फ दवा खरीदने का है। अगर आपको टेस्ट लिख दिए उसने तो आपके महीने की जो शायद बचत होगी वो भी उस पर लुट जाएगी। यह है हकीकत। तो सिर्फ ये तो मैं आपको बता रहा था दवा का कमीशन, इसके आगे बताऊंगा आपको लैब का कमीशन और हॉस्पिटल का कमीशन। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं ये जेनरिक दवा क्या होती है। आइए जरा जल्दी से आपको बताता हूं ये जेनरिक दवा है क्या, जो डॉक्टर नहीं लिखते हैं आपको, जो मामूली कीमतों में मिलती है। वो जेनरिक दवा क्या है ये समझिए। जेनरिक दवा दरअसल होती है, दवा का एक फॉर्मूला होता है। हर दवा उसका एक फॉर्मूला होगा, उसका एक सॉल्ट होगा जो मिलाकर वो दवा बनी होगी। उसके बाद क्या होता है, देखिए, उसी फॉर्मूले की दवा कई अलग अलग रेट पे मिलती है। मान लीजिए 3 फॉर्मूले, 3 सॉल्ट मिलाकर एक दवा बनी। वो दवा एक ही फॉर्मूले की है लेकिन अलग अलग दामों पर मिल रही है। यानी बड़ा ब्रांड की कंपनी उसी फॉर्मूले को महंगे दाम पर बेच रही है और एक सामान्य कंपनी उसी फॉर्मूले की दवा सस्ते दाम पर बेच रही है। लेकिन डॉक्टर आपको ब्रांडेड और महंगा लिख रहा है। कुछ दवा सस्ती होती है और कुछ महंगी होती है। उसी फॉर्मूले की दवा कुछ महंगी है और कुछ सस्ती है। ब्रांड बड़ा है इसलिए दवा महंगी होती है। और ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड दरअसल महंगा दाम पर दवा देते हैं। एमआर जाकर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी दवा कंपनियों का जो प्रचार करने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो कहते हैं आप ये मेरे कंपनी की दवा लिखिए ब्रांडेड, तो मैं आपको ये उपहार दूंगा, ये तोहफा दूंगा। इसलिए दवा की कीमत ज्यादा होती है। डॉक्टर वही दवा लिखता है और बाहर के मेडिकल स्टोर पर भी आपको वही दवा मिलती है। असर दोनों का समान होता है। यानी जेनरिक दवा जो उसी ब्रांड की कम कीमत पे मिल रही है वो भी वही असर करेगी, और जो महंगी दवा मिल रही है जो डॉक्टर आपको लिख रहा है वो भी वही असर करेगी। लेकिन आपको लिखी वो ब्रांडेड जाएगी क्योंकि उसके साथ बहुत सा कमीशन जुड़ा हुआ है। तो मेरी बात बेशक आप समझे होंगे, लेकिन कमीशन सिर्फ इतना नहीं है कि आपसे दवा लेकर आपको छोड़ दिया जाए। कमीशन की असली खेप और असली लूट तो इसके आगे शुरू होती है। यानी दवा तो बहुत सामान्य सी लूट है। अब क्लिनिक और अस्पतालों में ही मेडिकल स्टोर होते हैं और जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं वो उनके ही मेडिकल स्टोर पर मिलती है। कभी आपने देखा है डॉक्टर ने जो दवा लिखी वो शायद आप अपने घर लौट कर जाएं, आसपास के मेडिकल स्टोर में नहीं मिले। डॉक्टर का क्लिनिक के बाहर जो मेडिकल स्टोर होगा वहीं वो दवा मिलती है। सोचिए क्यों? क्योंकि वो दवा कंपनी डॉक्टर से कहती है दवा लिखिए और बाहर के मेडिकल स्टोर पर वो दवा बेचती है। वो दवा वहीं मिलती है और वहीं से कमीशन बंधा होता है। इस मेडिकल स्टोर पर ये दवा ज्यादा बिकेगी तो ये डॉक्टर ये दवा ही लिख रहा है और उसका कमीशन सीधे जुड़ा हुआ है। वैसे ये सब खेल विश्वास का है। डॉक्टर जिस कंपनी की दवा आपको लिखता है आप वही खरीद लेते हैं कीमत से कई गुना दाम देकर। अब आपको एक और खेल बताते हैं जो लैब जांच का है, यानी टेस्टिंग का। रामदेव इसी के खिलाफ है। रामदेव इसी लूट के खिलाफ है। रामदेव का कहना है कि आम लोगों से यह लूट बंद होनी चाहिए जो लंबे वक्त से चली आ रही। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो जांच लिखता है उस टेस्ट को जब आप कराने जाते हैं तो लैब पर आपसे पूछा जाता है कि किस डॉक्टर ने आपको यह जांच लिखी है, या वो क्या करता है कि आपके पर्चे में डॉक्टर का नाम होगा, वो नाम देखकर वो लिख लेता है। दरअसल आरोप ये लग रहे हैं कि डॉक्टर को लैब से कमीशन तय होता है। या तो आप उसका नाम बता देंगे, जहां से भी आप टेस्ट करा रहे हैं डॉक्टर की क्लिनिक उसके 1, 2, 3, 4 किलोमीटर के दायरे में होगी और कमीशन वहां से सेट होता है। आप जाते हैं, जांच का पेमेंट करते हैं लैब में और उधर डॉक्टर का कट यानी कमीशन सेट हो जाता है।
इल्जाम तो यहां तक लगते रहे हैं, डॉक्टर इसलिए आपको जरूरत से ज्यादा टेस्ट लिखते हैं। जाते हैं कि बुखार की दवा लेने आप जाते हैं और जांच की लंबी लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि ये टेस्ट भी करा लीजिए। जब अस्पतालों ने अपने ही टेस्ट लैब बना लिए हैं और मरीज को वही टेस्ट कराने की सलाह भी दी जाती है, डॉक्टर्स दावा ये करते हैं कि उनकी ही टेस्ट रिपोर्ट सही होगी, इसलिए उसी लैब से टेस्ट कराइएगा। अगर आपने किसी और लैब से टेस्ट करा लिया तो डॉक्टर पहले आपसे कहेगा कि वो लैब ठीक नहीं है। डॉक्टर आपसे कहेगा, उस लैब की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा जहां से आपने पैसा देकर टेस्ट कराया है। आगे से आपको बताएगा उस लैब से कराइएगा, वो ज्यादा विश्वसनीय है। और आपको भी लगता है शायद पैसे दे रहे हैं तो थोड़े ज्यादा ही पैसे सही, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट सही आनी चाहिए, और आप फिर उसी लैब से करवाते हैं क्योंकि उसी डॉक्टर को दिखाना है आपको। होता क्या है, मरीजों के सामने मजबूरी होती है, इसलिए वो उसी लैब में जाकर टेस्ट कराते हैं। बाबा रामदेव इसी कमीशन खोरी पर प्रहार कर रहे हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि आखिर इस पर कोई बोलने वाला क्यों नहीं। बाबा रामदेव का कहना है कि जो लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, जो लोग उनकी दवा के खिलाफ खड़े हैं, जो लोग योग और आयुर्वेद के खिलाफ खड़े हैं, ये आखिर इस कमीशन खोरी के खिलाफ आज तक क्यों नहीं खड़े हुए, ये आखिर इस लूट के खिलाफ आज तक क्यों नहीं खड़े हुए जो आम आदमी से लूट हो रही है। अब कमीशन का एक और खेल समझिए जरा, एक और खेल कमीशन का। एक डॉक्टर जब आपको दूसरे अस्पताल में रेफर करता है, यानी दवा में कमीशन, लैब टेस्ट में कमीशन, अब इसके आगे और बड़ा कमीशन, यानी अब तक आप दवा का जो कमीशन था और लैब टेस्ट का, वो आपकी महीने भर की शायद जो बचत थी वो लूटता, लेकिन अस्पताल रेफर कर दिए गए तो शायद सालों की जो बचत है बैंक में वो सब लुट जाए। आपको एक अस्पताल को रेफर करता है डॉक्टर कि अब आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, रेफर टू दिस हॉस्पिटल, मतलब आपको इस अस्पताल में जाने की सलाह दी गई है। और जब आप वहां पहुंचे तो वहां भी पूछा जाता है आपको किसने भेजा है, किसने रेफर किया है। अब मरीज भी वहीं जाता है जहां उसे डॉक्टर ने जाने की सलाह दी है, सलाह एक एक्सपर्ट ने दी है, लेकिन इसके पीछे भी आरोप ये लगते रहे हैं कि जब डॉक्टर किसी अस्पताल को आपको रेफर करता है कि आप उसी अस्पताल जाइएगा और मरीज वहां जाकर इलाज कराता है, तो रेफर करने वाले डॉक्टर का कमीशन तय हो जाता है। यानी आप अस्पताल के अंदर घुसे नहीं, रिसेप्शन पर पर्चा दिखाया नहीं, डॉक्टर का नाम नोट हो गया कि किस क्लिनिक से आपको इस अस्पताल भेजा गया है, और फिर उसके बाद बड़ी लूट शुरू होती है। उसमें भी क्या, उसमें भी होता यह है कि अगर आपके पास मेडिक्लेम है, पहले आप जाकर कहेंगे कि मुझे टेस्ट कराना है या अस्पताल में एडमिट होना है, तो शायद आपको 30-35 हजार का बजट बताया जाए, और आपने कह दिया मेरा मेडिक्लेम है, तो वही 30-35 हजार का बजट लाख रुपए और 1.5 लाख और 2 लाख और 5 लाख तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके पास 5 लाख तक का मेडिक्लेम हो। तो होता क्या है, कभी कभी इलाज के बाद मरीज के कुल बिल पर तय होता है कि कितने का बिल मरीज का बना है, और वो कैसे तय होता है ये भी आपको बताएंगे। तो बाबा इसी पर प्रहार कर रहे हैं, बाबा इसी पर हमला कर रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि वो सोमवार से इसके खिलाफ हल्ला बोल करने वाले हैं। सुनिए जरा रामदेव को। मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलो, इसको एलोपैथी बोलो, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इसको ड्रग माफिया बोलो, इसको फार्मा माफिया बोलो, इसको मेडिकल माफिया बोलो, इसको मेडिकल टेररिज्म बोलो, मेडिकल अनार्की बोलो। ये एक इतना बड़ा एक पूरा षड्यंत्र है, और मैं अकेला सन्यासी इससे लड़ूंगा। तो मुझे लगता है बाबा जी हर रोज नए नए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसके बाद 2 दिन बाद माफी मांगते हैं। मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। अगर किसी को कोई कंप्लेंट्स है किसी दवाई से, किसी उसकी क्वालिटी से, तो लोकल डिस्ट्रिक्ट के ड्रग कंट्रोलर को कंप्लेंट की जा सकती है, और ये पूरा का पूरा चेन डेप्टी डायरेक्टर से होते हुए ऊपर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तक जाती है, जिसमें डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें डॉक्टर्स का कुछ लेना देना नहीं है। तो बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव कल से बड़ा हमला करने जा रहे हैं इस लूट पर। तो अब सब परेशान हैं, बाबा हमला कर रहे हैं इस लूट पर, तो बाबा की कोरोनिल पर अब हमला शुरू हो गया है। बाबा रामदेव ने कोरोनिल लॉन्च की थी पिछले दिनों। बाबा ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए रामबाण है, लेकिन अब बाबा की इस कोरोनिल पर हमला हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदा उत्तराखंड सरकार को लिखा है कि कोरोनिल को कोरोना के इलाज से फौरन हटाया जाए। आइए अब आपको बताते हैं बाबा पर कैसे हमला हो रहा है। आइए में यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाबा रामदेव के खिलाफ क्या कह रहा है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड सरकार को बाकायदा लिखा है कि बाबा की इस दवा के खिलाफ आईएमए का कहना क्या है कि कोरोनिल, बाबा रामदेव की जो कोरोनिल है यह कोई दवा नहीं है, यह कहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। उनका कहना है यह मिक्सोपैथी है। आप सुन रहे हैं, यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है ये मिक्सोपैथी है, यानी हमला कर रहा है, ये कोई गड़बड़ झाला है, ये कोरोनिल नहीं है, ये कोई कोरोना का इलाज नहीं है। उनका कहना है कि धारा 34 के तहत इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चाहता है कि बाबा रामदेव की दवा बैन हो जाए, बाबा रामदेव की दवा को कोरोना की लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। उनका कहना है कि इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए इसे कोरोना की दवा की श्रेणी से हटा दिया जाए। यह सीधे सीधे बाबा रामदेव पर प्रहार है, कोविड प्रोटोकॉल में नहीं है यह दवा। बाबा एलोपैथ पर हमला कर रहे थे, बाबा डॉक्टर्स पर हमला कर रहे थे, बाबा मेडिकल माफिया पर हमला कर रहे थे, तो अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाबा की इस दवा पर हमला कर रहा है। कोरोनिल पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा इल्जाम यह है कि इस कोरोनिल का सिर्फ परीक्षण जो हुआ, यह बहुत बड़ा हमला है। यह जो परीक्षण हुआ है यह सिर्फ और सिर्फ मछली पर परीक्षण हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि बाबा की दवा का परीक्षण इंसानों पर नहीं हुआ है, मछली पर कोरोनिल का टेस्ट हुआ है और उसके बाद इसे मार्केट में उतार दिया गया। यह आरोप आईएमए लगा रहा है। परीक्षण भी सही से नहीं हुआ, वो ये भी आरोप लगा रहा है कि बाबा ने कोरोनिल का सही से परीक्षण नहीं किया है। तो सवाल यह है कि रामदेव दरअसल कोरोनिल पर बड़े दावे कर रहे थे कि रामदेव का कहना है कि कोरोनिल इसमें संजीवनी है कोरोना के इलाज में। तो रामदेव क्या कुछ कहते रहे, आइए अब आपको बताते हैं। कोरोनिल पर आईएमए का कहना है इसे फौरन बैन किया जाए, लेकिन रामदेव का कहना है कोरोनिल दवा को लेकर बाबा रामदेव और पतंजलि लगातार दावा कर रहे हैं यह दवा कोरोना मरीजों के लिए 100% कारगर है। यह बाबा रामदेव ने कहा। कुछ दिन पहले बाबा ने यह दावा किया था कि कोरोना से पीड़ित 90% मरीज योग और आयुर्वेद के जरिए ठीक हो गए। दरअसल यह कोरोनिल किट है जिसमें कोरोनिल टैबलेट, श्वसारी, वटी टैबलेट और अणु तेल है। यानी ये जो कोरोनिल की किट है इसमें 3 चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं। ये 3 चीजों में अणु तेल भी शामिल है, श्वसारी भी शामिल है, ये सारी चीजें इस किट में। कहा जाता है कि बाबा का दावा यह है कि तीनों के सेवन से कोरोना 3 दिनों से लेकर 7 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। बाबा रामदेव का यह दावा है, लेकिन डॉक्टर्स इसके उलट बोल रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है इसे बैन करो, इसे कोरोना की दवा से बाहर करो। पतंजलि दावा करती है कि प्री क्लिनिकल यानी दवा बनाने के शुरुआती दौर में हुए परीक्षणों के जरिए यह साबित हुआ है कि यह दवा कोरोना रोगी के फेफड़ों को मजबूत करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ इलाज में वैज्ञानिक तौर पर बहुत अहम भूमिका निभाती है। यह बाबा रामदेव का दावा है, डॉक्टर्स इसके उलट बोल रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं इसका परीक्षण नहीं हुआ और जो परीक्षण हुआ है वो मछली पर हुआ है। योग गुरु बाबा रामदेव ने तो यहां तक दावा किया है कि कोरोनिल से संबंधित उनके पास 250 से अधिक रिसर्च पेपर हैं, जिनमें 25 से ज्यादा तो सिर्फ कोरोना पर हैं। साथ ही बाबा ने यह भी दावा किया है कि कोरोनिल 70% लोगों पर प्रभावशाली साबित हुई है और यह प्रभाव सिर्फ कुछ दिनों में सामने आ गए हैं। बाबा का यह दावा है। आइए अब आपको सुनाते हैं बाबा का कोरोनिल पर क्या दावा है। बाबा रामदेव कोरोनिल पर क्या दावा करते हैं और बाबा की कोरोनिल को बैन करवाने के लिए, बंद करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरकार से अर्जी लगाई है। दोनों को सुनिए जरा। इस तरह से कोरोनिल, श्वसारी, अणु तेल के द्वारा हमने लाखों लोगों की जान बचाई और करोड़ों लोगों के भीतर हमने हौसला जगाया और सबसे ज्यादा रिकवरी रेट, मैं किसी भी पैथी के संघर्ष को यहाँ पर प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहता, भारत में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। कोरोनिल पतंजलि योगपीठ द्वारा निर्मित एक प्रोडक्ट है। इसे मैं प्रोडक्ट कह रहा हूँ क्योंकि ये ना मेडिसिन है और ना ये ड्रग है। ये एक फूड सप्लीमेंट है जो एक इम्यूनो बूस्टर की तरह वो क्लेम करते हैं काम कर रहा। क्लेम वर्ड भी मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता ये इम्यूनो बूस्टर भी है कि नहीं। जब ये लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट, तब बाबा रामदेव ने क्लेम किया था कि ये प्रोडक्ट जो है WHO से मान्यता प्राप्त है, जिसे अगले दिन ही WHO ने नकार दिया था। तो आपने सुन लिया डॉक्टर्स को, रामदेव को भी। आइए अब आपको बताते हैं कोरोनिल बनी कैसे है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल कोरोनिल के लिए अश्वगंधा कोरोना से बचाता है। कोरोनिल
में अश्वगंधा है, गिलोय है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और गिलोय के अलावा इसमें मुलैठी है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। मुलैठी के अलावा इसमें तुलसी भी शामिल की गई है, तुलसी भी से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो आपको बताते हैं कोरोनिल में है क्या क्या, ये सारी चीजें कोरोनिल में है, बाबा का दावा इसी पर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कैसे और क्यों बात प्रधानमंत्री मोदी और योगी की अटकलें ये लग रही हैं। अटकलों का बाजार ये गर्म है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी में सब कुछ सामान्य नहीं है क्या। बेशक एक साथ नजर आ रहे हैं सियासी गलियारों में ये अटकलें हैं कि आखिर हुआ क्या कि कल यानी 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई नहीं दी। प्रधानमंत्री ने योगी को ट्विटर पर विश नहीं किया। अमूमन प्रधानमंत्री ट्विटर पर बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन योगी को बधाई नहीं दी। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि फरवरी में चुनाव है, प्रधानमंत्री ने योगी को बधाई नहीं दी, पीएम क्या योगी से नाराज हैं? सियासी हलकों में ये अटकलें हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या मुश्किल में है योगी? क्या योगी से नाराज है मोदी? क्या यूपी में होगा बड़ा बदलाव? उत्तर प्रदेश एक बार फिर चर्चा में है और इस चर्चा के केंद्र में है योगी आदित्यनाथ। वैसे तो योगी कभी कोरोना को काबू करने को लेकर तो कभी तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर चर्चा में थे, लेकिन इस बार चर्चा की बड़ी वजह बनी है उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट न करना। 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ट्वीट नहीं किया, जबकि मोदी अपने सरकार के मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पार्टी के बड़े नेताओं और यहां तक कि विपक्ष के नेताओं को भी ट्वीट कर बर्थडे की बधाई देते रहे हैं। तो सवाल यह कि आखिर उन्होंने योगी को ट्वीट क्यों नहीं किया? अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हैं और पीएम मोदी का योगी को ट्वीट करके बधाई न देने से सियासी हलके में अब अलग ही अटकलें लगने लगी हैं। तो ये अटकलें ऐसे ही नहीं लग रही हैं। दरअसल कल 5 जून था, योगी का जन्मदिन था, बहुत से लोगों ने योगी को बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री ट्वीट से दूर थे? ऐसा नहीं। 5 जून को प्रधानमंत्री यानी कल उन्होंने बहुत से ट्वीट किए, लेकिन योगी को बर्थडे विश नहीं किया। इसलिए सवाल और अटकले, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देखिए कल क्या ट्वीट किया। एक ट्वीट किया 5 जून को, कल योगी के जन्मदिन पर, यानी प्रधानमंत्री ट्विटर पर एक्टिव थे। उन्होंने पर्यावरण दिवस के मौके पर 3 ट्वीट किए, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हरदोई के अरविंद कुमार जी ने बताया कि वो वैज्ञानिक विधि से खेती करने से न केवल गन्ने का उत्पादन 3 गुना बढ़ा है, बल्कि इथेनॉल का प्लांट लगाने से भी उनका जीवन काफी सहज हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, यानी कल ही एक और ट्वीट किया पीएम ने, दूसरा ट्वीट देखिए उनका, लेकिन योगी को विश नहीं किया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आणंद के अमित कुमार प्रजापति जी को बायोगैस प्लांट से कई प्रकार के लाभ हुए हैं, स्वच्छता भी और कमाई भी। तो यह प्रधानमंत्री का दूसरा ट्वीट था। एक और तीसरा ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री का, यानी कल योगी के जन्मदिन पर ही 3 ट्वीट किए। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही इसका बेहतर प्रभाव होता है, किसानों के जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। ये एक के बाद एक 3 ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने किए, लेकिन योगी को विश नहीं किया ट्विटर पर एक्टिव होने के बाद। इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने इससे पहले, पिछले साल, उससे पहले और उससे पहले, जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, ट्विटर पर योगी को जन्मदिन की बधाई दी है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ का कल 49वां जन्मदिन था। वैसे तो योगी अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, लेकिन अपने समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों की बधाई जरूर स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब जब उन्हें बर्थडे पर बधाई दी है, ट्वीट किया है, योगी ने उसे स्वीकार किया है। मोदी ने पिछले साल भी योगी को ट्वीट किया था, लेकिन कल नहीं किया, इसलिए कयास लग रहे हैं। पिछले साल 5 जून 2020 को योगी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें डायनेमिक एंड इंडस्ट्रियस मुख्यमंत्री बताया था और यह भी लिखा था कि उनकी अगुवाई में यूपी विकास की बुलंदी को छू रहा है, लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, भगवान उन्हें स्वस्थ और लंबी आयु दे। यह ट्वीट प्रधानमंत्री का पिछले साल का है, लेकिन कल विश नहीं किया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। 2019 में भी प्रधानमंत्री ने उन्हें विश किया था। 5 जून 2019 को प्रधानमंत्री ने उन्हें ट्वीट किया, ट्वीट कर उनके कामकाज की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने 2019 में योगी को
जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश में बदलाव में योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका है, खासतौर से कृषि, उद्योग और कानून व्यवस्था के मामले में। इससे पहले 2018 में भी योगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी थी। मोदी ने उन्हें परिश्रमी मुख्यमंत्री बताया और राज्य में हुए बदलावों का पूरा श्रेय उन्हें दिया था, लेकिन इस बार कोई ट्वीट नहीं किया और मौका मिल गया सियासी विरोधियों को यह हमला करने का कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को बाकी लोगों ने बधाई दी, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दी, लेकिन बाकी बीजेपी के सारे नेताओं ने बधाई दी है। वो आपको दिखाने जा रहे हैं योगी को किस किस ने बधाई दी है। योगी को बधाई देने में लंबी चौड़ी फेहरिस्त है बीजेपी के नेताओं की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने योगी आदित्यनाथ को विश किया। स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें विश नहीं किया। फरवरी में, यह साल खत्म होने के बाद फरवरी में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है और मोदी का विश ना करना इसीलिए सवाल खड़े कर रहा है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी योगी आदित्यनाथ को विश किया और इसके अलावा ये वो लिस्ट है जिन्होंने विश किया। पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह ने भी योगी को बधाई दी है। सवाल और अटकलें यहीं से शुरू हुई कि आखिर प्रधानमंत्री ने विश क्यों नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस ने भी योगी को विश किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने योगी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी तो समाजवादी पार्टी नेता ने सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने ट्वीट किया, ये देखिए क्या हमला कर रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिकल हमला करते हुए लिखा कि तीरथ सिंह रावत यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को तो प्रधानमंत्री ने जन्मदिन की बधाई दी थी, तीरथ रावत तक को कोविड काल में जन्मदिन की बधाई देने वाले प्रधानमंत्री ने योगी जी को नहीं पूछा। यह है हमला और इस हमले के बाद अटकलें तेज हो गई। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया करके बिलेटेड बधाई दे दें। सूचना विभाग खून के आंसू रो रहा है। यह आईपी सिंह ने हमला किया है। ये अब सवाल यह है कि आखिर कुछ इस अटकलों के पीछे वजह क्या है, ये आपको बताने जा रहे हैं। ये क्यों अटकलें लगने लगी, ये ऐसा ही नहीं लग रही है। दरअसल योगी के बर्थडे पर मोदी के ट्वीट न करने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, सियासी बयानबाजी तेज हो गई। सपा समेत कई पार्टियों के नेता योगी पर कटाक्ष करने लगे और यहां तक कहने लगे कि योगी अब चंद दिनों के मेहमान हैं क्योंकि मोदी उन्हें पसंद नहीं कर रहे। विपक्षी दलों की बयानबाजी को इस बात से और ज्यादा हवा मिली कि बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह पिछले हफ्ते लखनऊ आए थे। लखनऊ में इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों से मुलाकात की थी और उन्होंने सरकार और पार्टी के कामकाज पर फीडबैक लिया था। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब यूपी में सरकार और पार्टी का फीडबैक लिया गया हो। इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन वहां से लौटने के बाद बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने योगी आदित्यनाथ के कामकाज की जमकर तारीफ की और उन्हें हटाने के सभी कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। संतोष ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना काल में योगी सरकार ने जैसा काम किया है वो काबिले तारीफ है। तो आइए अब आपको बताते हैं, बड़ी बात बताने जा रहे हैं। सारी अटकलों पर विराम लगने जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों ट्वीट नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर योगी को क्यों विश नहीं किया, सभी को जवाब देने जा रहा हूं। देखिए जरा, प्रधानमंत्री ने क्यों विश नहीं किया, यानी 100 बात की एक बात यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कोरोना की वजह से योगी को ट्वीट कर बधाई नहीं दी। प्रधानमंत्री को लगा कि देश की ऐसी स्थिति नहीं है कि ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ को विश किया जाए। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन उठाया और योगी आदित्यनाथ को फोन लगाया और फोन पर योगी को जन्मदिन की बधाई दी है, यह कहना है प्रधानमंत्री कार्यालय का। योगी को फोन पर विश किया, बधाई दी। नितिन गडकरी को भी ट्वीट नहीं किया था उनके जन्मदिन पर, प्रधानमंत्री ने उन्हें भी फोन करके बधाई दी थी, नितिन गडकरी को भी। थावरचंद गहलोत को भी ट्वीट करके बधाई नहीं दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह बड़ी वजह है प्रधानमंत्री ने योगी को ट्वीट नहीं करा क्योंकि फोन पर बधाई दे चुके थे पीएम। तो न सिर्फ ये, आइए मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ योगी के लिए ट्वीट नहीं किया, उन्हें फोन करके बधाई दी, बल्कि और भी कई बड़े नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। बेशक ये जो अटकलें और कयास हैं सरासर गलत है कि प्रधानमंत्री ने योगी को ट्वीट
नहीं किया। देखिए जरा, प्रधानमंत्री ने और भी लोगों को ट्वीट नहीं किया। ये देखिए, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का 24 अप्रैल को जन्मदिन था, प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया, ना बधाई दी। इसके अलावा अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री विपक्ष के लोगों को भी, विपक्ष के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को भी ट्वीट करते हैं बर्थडे पर। 3 मई पर को अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान, उनको भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया, बधाई नहीं दी। 5 मई मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन था, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई नहीं दी, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। पी विजयन, केरल के सीएम, उन्हें का जन्मदिन 24 मई को था और पीएम ने ट्वीट नहीं किया। यानी ये वो लंबी लिस्ट है जिन्हें प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई नहीं दी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अनलॉक की, कि देश अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। लंबे वक्त से लॉकडाउन में था देश, अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य अब धीरे धीरे अपने राज्यों को खोलने लगे हैं। अगर जल्दी से मैं सीधे फ्लोर पर आऊं और बताऊं कि महाराष्ट्र में क्या खुलेगा और दिल्ली में क्या खुलेगा, और इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बताऊंगा। जल्दी से मैं बताने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में 5 चरणों में 5 अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में जो खुलेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में देखिए कल से क्या होने वाला है, जल्दी से देख लीजिए अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं। कल से महाराष्ट्र के 18 जिले अनलॉक होने जा रहे हैं, यानी 18 जिले महाराष्ट्र के खुलेंगे। रेस्टोरेंट, मॉल और थिएटर खुलने जा रहे हैं महाराष्ट्र के। इसके अलावा महाराष्ट्र में 5 लेवल में बांटे गए हैं जिले महाराष्ट्र के। उन लेवल्स के हिसाब से ही अनलॉक होगा। मुंबई को थोड़ा और इंतजार करना होगा अभी, क्योंकि मुंबई जो है ये लेवल 2 में आता है। मुंबई लेवल 2 में है, इसलिए मुंबई को कुछ वक्त इंतजार करना होगा। इसके अलावा मैं आपको जल्दी से बताऊं कि लोकल ट्रेन अभी नहीं चलेंगी। तो ये था। आइए अब आपको बताते हैं दिल्ली में, जल्दी से बताने जा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं। उत्तर प्रदेश की भी बताऊंगा क्या खुलने वाला है, क्या बंद रहेगा। दिल्ली में रहते हैं तो 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी, यानी दिल्ली में 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें खुलने लगेंगी। इसके साथ ही सुबह 10 से रात 8 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। 10 से 8 तक दिल्ली में दुकानें खुलेंगी। बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे, लेकिन सुबह 10 से 8, और सभी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, यानी 50% कर्मचारी उसमें जा सकते हैं। कोरोना नियमों का पालन जरूरी होगा। तो ये एक अनलॉक का तरीका है देश की राजधानी दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों को खोल दिया गया है, जिसमें 600 या उससे ज्यादा मामले हैं। उनमें 4 जिले हैं जिन्हें अनलॉक नहीं किया गया है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।